महामारी इन दिनों लोगों की सांसों पर संकट बनी हुई है और इस संकट के बीच सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन को लेकर मची है। राजधानी के अस्पतालों में मचे कोहराम के बीच केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया तो लगा कि मरीजों के इलाज की मुश्किल अब कम होगी, लेकिन एक दिन बाद ही दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र को फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सख्त लहजे में कहा कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी और ऐसा नहीं हुआ तो शीर्ष अदालत सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। दरअसल 5 मई को केंद्र की ओर से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का शुक्रिया जताया था और केंद्र से राजधानी को रोजाना इतनी ही ऑक्सीजन सप्लाई करने की मांग की थी। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। 6 मई को दिल्ली को 577 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, यानी 24 घंटे में ही दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई में 153 मीट्रिक टन की गिरावट हुई। उधर केंद्र हर दिन दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन सप्लाई में असमर्थता जता रहा है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से साफ है कि वो केंद्र की इस दलील को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए शीर्ष अदालत की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि जब तक कोरोना से दिल्ली में हालात नहीं सुधरते, 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी ही होगी। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र और राज्य के बीच खींचतान सिर्फ दिल्ली में ही नहीं मची है। कर्नाटक को लेकर भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5 मई को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर हर रोज 1200 मीट्रिक टन की जाए। केंद्र सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच मुश्किल इस बात की भी है कि देश में कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस सूरत में मरीजों के लिए इलाज का संकट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्य सरकारें बार-बार कह रही हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई से ही मरीजों की जान बचाना संभव होगा। 9-9.5 हजार बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई, हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती और सरकार की कवायद के बीच कोशिश यही है कि किसी भी हाल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी न हो, ताकि कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों की जान बचाई जा सके। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की मार से जूझ रहा है। महामारी की मार के बीच देश में दर्द का दौर कम नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों की सांसें बचाने के लिए संघर्ष के बीच इस पर सियासत भी जारी है और पूरे विपक्ष के निशाने पर है मोदी सरकार। विपक्ष सवाल उठा रहा है कोरोना से निपटने की प्लानिंग को लेकर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर और देश में महामारी से मची अफरा तफरी को लेकर। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोविड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा वार किया। सोनिया ने कहा है कि मैं ये साफ कहना चाहती हूँ कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, मोदी सरकार का नेतृत्व विफल रहा है। आज हम इस कगार पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि मोदी सरकार का शीर्ष नेतृत्व कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने में असमर्थ है। भारत आज इसलिए बेबस है क्योंकि मोदी सरकार की लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं। सोनिया पहले भी चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। तेवर कांग्रेस सांसद राहुल के भी हमलावर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है, आपकी सरकार की वैक्सीन रणनीति में स्पष्टता और एकरूपता की कमी और साथ ही वायरस पर समय से पहले
जीत की घोषणा ने भारत को बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। आज महामारी विस्फोटक तरीके से फैल रही है। ये हमारे सारे सिस्टम को ध्वस्त कर रही है। भारत सरकार की नाकामियों ने एक और राष्ट्रीय लॉकडाउन की नौबत ला दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से तीखे हमलों के बीच सोनिया गांधी ने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रणनीति बनाने की मांग की। कोरोना को लेकर सियासी खींचतान किस कदर मची है, इसका अंदाजा आप झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के इस ट्वीट से लगा सकते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया। उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। हेमंत सोरेन के इस ट्वीट को बीजेपी नेताओं ने पीएम का अपमान बताया और उन पर हमला बोल दिया। वहीं कुछ विपक्षी नेता हेमंत सोरेन के बचाव में उतर आए। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक प्रधानमंत्री जब राज्य की जानकारी और कुशल क्षेम पूछते हैं और कैसे व्यवस्था की जा रही है, की जानी चाहिए, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री लेते हैं, वैसे समय में मुख्यमंत्री का टिप्पणी इस तरीके से न केवल मुख्यमंत्री के पद को, मुख्यमंत्री के गरिमा को धूल धूसरित करता है, बल्कि उनका भी एक तरीके से इस बात का संकेत मिलता है कि वो किस तरीके से सोचते हैं। ये लड़ाई कोरोना संक्रमण के खिलाफ कहां लड़ी जा रही है? राज्यों में लड़ी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्रियों की चिंता समझिए, चाहे वो बीजेपी के हों या नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज के हों, वो परेशान है। वहां व्यवस्थाएं कम हैं और आकार जो इसका डायमेंशन है इस संक्रमण का वो बहुत बड़ा है। तो उस संदर्भ में आपको राज्यों की सुननी होगी। सहकारी संघवाद यही कहता है, छोटी छोटी चीजें प्रधानमंत्री जी आप कर सकते हैं। उधर मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अब ममता बनर्जी भी कोरोना को लेकर केंद्र को निशाने पर ले रही हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सवाल किया है कि बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन की आवंटन दूसरे राज्यों को क्यों किया जा रहा है। कोरोना के इस संकट से निपटने के लिए सबसे जरूरी है एकजुट होकर महामारी का मुकाबला करना। यही वजह है कि पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर जमीनी हालात का जायजा लेने में जुटे हैं, ताकि राज्यों तक जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन इन कोशिशों के बीच महामारी को लेकर जिस तरह से सियासत चल रही है, वो इस मुश्किल दौर में और इजाफा करेगी। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे महाराष्ट्र ने अभी से तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार एक स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है, जो राज्य में बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाएगी। बच्चों के लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे, उनमें बच्चों के हिसाब से पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और दूसरी जरूरी मेडिकल चीजों का इंतजाम होगा। ये सब स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की देखरेख में होगा। टास्क फोर्स बच्चों की ट्रीटमेंट के पैटर्न की स्टडी भी करेगी। तीसरे लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी, उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुसार से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है, उनकी एक मीटिंग बुला के, उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। महाराष्ट्र में करीब 6000 पीडियाट्रिशियंस हैं, जिन्हें बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और तीसरी लहर में और ज्यादा बच्चों के संक्रमण की आशंका है। इस बार हमने देखा है कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। सिर्फ उतना नहीं है, जो बच्चों उनमें से जो परसेंटेज ऑफ द बच्चे हैं जिनको अक्सर हम लोग होम क्वारंटाइन में लास्ट ईयर मैनेज कर रहे थे, इस बार हमको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ रही है। उनमें एक्यूट कोविड इफेक्ट भी आ रही है और उनमें लेट कोविड इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, वो भी हो रहा है। छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और ये हो सकता है कि स्ट्रेन चेंज हो रही है, पैटर्न जो है वो चेंज हो रही है, जो सिवियरिटी ऑफ द लंग डिजीज है वो एडल्ट्स की तरह दिख रही है। तो ये पॉसिबल है कि थर्ड वेव में हम ज्यादा सिवियरिटी देखें या ज्यादा बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़े, और उसके लिए प्रिपेयर करने कर रखना अगर पॉसिबल है तो वो सबसे अच्छी बात है। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स ने एक और चिंता जताई है। मुंबई के स्लम इलाकों में सीरो पॉजिटिविटी घट रही है, यानी कोरोना के एंटीबॉडी घट रहे हैं।
बीएमसी के सबसे ताजा सीरो सर्वे में देखा गया है स्लम इलाकों में एंटीबॉडी 12% घट गए हैं। इस साल अप्रैल में 41% लोगों में एंटीबॉडी मिले थे। जुलाई 2020 में 57% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे। पहले बाढ़ में जैसे हमारी स्लम पॉपुलेशन धारावी में अफेक्ट हुआ था, दूसरे बाढ़ में मिडिल क्लास पॉपुलेशन या हाई राइजेस में हुआ था, तीसरे वेव में हम ये करते हैं कि यदि ये पॉपुलेशन स्लम्स में हम वैक्सीनेट नहीं कर पाते तो वहां पे भी वेव आने की शंका, क्योंकि सीरो पॉजिटिविटी गिर सकती है, तो वो पॉपुलेशन के ऊपर भी फोकस करके वैक्सीनेशन, एजुकेशन और वहां के बच्चों के भी देखभाल करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज मानसून भी आ रहा है अभी, आपको मालूम है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में काफी बारिश गिरती है, तो उसकी तैयारी भी हो रही है और वहां पे बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है, अलग अलग बीमारियां होती है, तो ये सब अनुशांग करके पूरे जो कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है। मुंबई में वैक्सीनेशन भी काफी धीमी गति से हो रहा है। जिस लिहाज से यहाँ की जनसंख्या है और जैसे कोरोना का प्रकोप है, बहुत कम लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। 3 मई का उदाहरण लीजिए, मुंबई में 24,96,059 लोगों को वैक्सीन लगी, जबकि पुणे जिसकी जनसंख्या मुंबई के मुकाबले काफी कम है, वहां 22,98,632 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना से निर्णायक युद्ध में पैरामिलिट्री फोर्स फुल एक्शन में है। ये तस्वीरें आईटीबीपी के सीएपीएफ रेफरल हॉस्पिटल की है। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर एक्शन प्लान पर काम किया गया और चंद घंटों में ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में इटली की मदद से ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया। रेफरल अस्पताल के आईजी मेडिकल डीसी डिमरी के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से 100 मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को समर्पित इस अस्पताल में 100 से ज्यादा कोविड-19 बेड उपलब्ध है। कोरोना काल में ये अस्पताल सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनके परिवारों के इलाज में अहम भूमिका निभा रहा है।